हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज आपका इकोनॉमिक्स का ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आप लोग का ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स का आप लोग का 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो सोशल में टोटल आपका 5 चैप्टर आपका खत्म हो गया होगा। हिस्ट्री का एक, ज्योग्राफी एक, इकोनॉमिक्स दो, पॉलिटिक्स एक। इसके बाद फिर आप लोग का मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट करूँगा सेकंड चैप्टर। तो आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को थोड़ा सा बैकअप कराता हूँ, मतलब बैकअप अंदर मैंने हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, उसके बारे में जानकारी आप लोग को देता हूँ। ठीक है। पीपल एंड रिसोर्सेज में सबसे पहले हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में जाने थे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में जाने थे। तो ह्यूमन कैपिटल का डिफिनेशन थोड़ा नीचे है, आपको यहाँ देख लीजिएगा ह्यूमन कैपिटल का। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन एंड वुमेन का पढ़ा। ठीक है, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ पढ़ा। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है वो पढ़ा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जाने हम लोग। ठीक है। फिर हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जाने। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। ठीक है। फिर रोल ऑफ एजुकेशन देखें। फिर आज का जो टॉपिक है हमारा हेल्थ है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। तो हेल्थ का स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। हेल्थ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हेल्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो हमारा हेल्थ है। ठीक है। हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ठीक है। इफिशिएंसी ऑफ वर्कर लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ। अगर किसी वर्कर का इफिशिएंसी देखना है तो उसके हेल्थ से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसका हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तभी वो अपनी इफिशिएंसी के अनुसार वो काम कर सकता है। तो हेल्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर देखिए क्या बोला, देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री एंड हेल्थ स्टैंडर्ड। फॉर इंस्टेंस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ इन इंडिया रोज फ्रॉम 37.2 ईयर्स इन 1950 टू 63.9 ईयर्स इन 2001। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक पर्सन एक मतलब मिनिमम एवरेज कितने साल तक वो जी सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, हर कंट्री का, हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है। और हर आदमी का अलग होता है। अगर वो विदाउट स्मोकिंग पर्सन है, नहीं कुछ ना वो ड्रिंक करता ना वो स्मोकिंग करता, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज ईयर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से करेगा, वो डाइट अच्छे, खाना पीना अच्छे से खाएगा, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो हमारा 1951 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था इंडिया का, वो था 37.2%, 37.2 ईयर्स। और 2001 यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गया, 63.9 ईयर्स। ये धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, डेवलप किया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिया में। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 टू 47। और जस्ट सिमिलरली उसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि जो बच्चों का 1 साल के अंदर है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसमें काफ़ी गिरावट आई, उसमें काफ़ी कमी आई है। 147 से ले आ गया कितना, 47 आ गया 2010 में। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? डेथ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ अंडर 1 ईयर एज। अगर 1 साल के अंदर में किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। ठीक है। ये था आपका हेल्थ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अगर किसी वर्कर्स का एफिशिएंसी अगर देखना है तो आपका उसके हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तभी वो अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करेगा। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो एवरेज ईयर्स ऑफ ए पर्सन। ठीक है, कितने साल तक वो जी सकता है। तो कोई भी पर्सन अगर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना है तो वो अगर वो पर्सन, हर स्टेट का, हर पर्सन का अलग अलग होता है, हर कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग होता है। ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट सेज टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट्स कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब पीपल काम करने की इच्छा है, उसको काम करने की इच्छा है, वो कोई भी कितना भी कम बेसिस में वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा, दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड है। व्हेन वी टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयड, अगर जब हम अनएम्प्लॉयड पीपल की बात करते हैं, वी रिफर टू दोज द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 ईयर्स। मतलब हम जब भी अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात करेंगे तो हम इस एज की पर्सन को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है। 15 से लेकर 59 ईयर्स पर्सन अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज एंड द ओल्ड पीपल अबव 60 आर नॉट कंसिडरेबल व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉय। जब हम अनएम्प्लॉय का नंबर काउंटिंग करेंगे तो जो बच्चा 15 साल से नीचे है,
ठीक है, उसके जो बच्चा 15 साल से नीचे है, मतलब 1 से 14 साल का बच्चा को हम अनएम्प्लॉयड पर्सन में उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और जो आदमी 60 साल से एवव है उस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड पीपल में काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? अनएम्प्लॉयड क्या है? व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट एट द प्रिवेलिंग वेजेस बट ही कैन नॉट फाइंड ए जॉब इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, क्लियरली। अब देखो दूसरा नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दो तरह का नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट, एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दूसरा है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि कुछ ऐसे पीपल हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ महीने तक काम नहीं मिलता, दैट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आप एग्जांपल में ले लें, जैसे जो तिलकुट बनाते हैं, ठीक है, जो तिलकुट बनाते हैं तो उनका जो तिलकुट बनाते हैं उनका जो वर्क पीरियड होता है वो नॉर्मली नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, नवंबर टू जनवरी। ठीक है, नवंबर या अक्टूबर से ले लो, अक्टूबर से बनना शुरू हो जाता है, अक्टूबर टू जनवरी। इसके बाद क्या होता है? वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब वो उनको कुछ महीने तक काम मिलता है, आफ्टर दैट वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह वो बाकी महीनों में उनको काम नहीं मिला। मतलब जो तिलकुट बनाने का वो तिलकुट खाने का सीज़न, हमारा जो टाइम पीरियड है वो वही सीज़न में काम, उसी सीज़न में बनेगा। जब सीज़न उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो काम का जो तिलकुट बनाना बंद हो जाएगा। तो जब तिलकुट बनाना बंद हो जाएगा, जो तिलकुट के वर्कर्स थे वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाए, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जहाँ तक आपको दिखेगा ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फार्म लेवल फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो फार्म्स लेबर होते हैं, जो फार्म लेबर होते हैं, जब ज़्यादातर वही इस टाइप का सिचुएशन फेस करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इज अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें क्या होता है? ज़्यादातर शहरों में पाया जाता है। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम एराइज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। और ये प्रेशर कब ये प्रॉब्लम कब एराइज हो जाता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। Disguised unemployment refers to a situation where the number of workers in a job is more than actually required to do the job। देखो, डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मान लो एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 90 वर्कर की ज़रूरत है। ठीक है, बट यहाँ वर्कर्स कितने हैं? 100। नीड इतना है, अवेलेबल इतना है। तो ये 10 जो वर्कर्स है वो क्या है? डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, वहाँ पे काम करने से जितना वर्कर की ज़रूरत उससे ज़्यादा है, तो वो 10 जो वर्कर हैं वो किस चीज़ में आ जाएंगे? वो डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। समझ में आ गया? द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो एक्स्ट्रा जो वर्कर्स है वो क्या है? डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इन इकोनॉमी। जब अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर इंक्रीज करता है तो वो हमारा डिप्रेस इन इकोनॉमी में कैटेगरी में अंदर आ जाता है। जैसे हमारा जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वो हमारा जीडीपी के लिए क्या है? हमारे देश की जीडीपी के लिए वो लॉस है। जीडीपी हमारा धीरे धीरे घटता चला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ना हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगा। नेशनल इनकम क्या होता है? हर एक पर्सन का सैलरी मिनिमम वेजेस जो कमाते हैं, हर एक पर्सन जो कमाते हैं वो हमारा नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है। जब नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगा तो हमारा क्या है? इंडिकेटर क्या है? डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। अनएम्प्लॉयमेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ेगी तो हमारा क्या? डिप्रेस्ड इकोनॉमी की तरफ वो घिसता चला जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर? अब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब फैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या फेस करना पड़ता है तो वो उसकी जानकारी को जाना। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो जाता है? वेस्टेज ऑफ मैन पावर का वेस्टेज होता है। वो कैसे वेस्टेज होता है? जैसे कोई पर्सन मान लो जिसकी उम्र 26 साल है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसका स्किल फॉर्मेशन कमता जा रहा है। ठीक है, उसका स्किल फॉर्मेशन कमता जा रहा है। स्किल मतलब उसकी सोचने की जिस जिस चीज़ में उसको काम करना आता है उसका स्किल धीरे धीरे वो अगर काम नहीं करेगा तो उसका नॉलेज धीरे धीरे घटता चलेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसका मैन पावर, उसका पावर जो है वो कम जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉय ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। मान लो जिस जगह पे वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, अगर वो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फेस है तो वो क्या है? इकोनॉमिक ओवरलोड। वो हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिक ओवरलोड है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू इंक्रीज द सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन।
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है, कोई पर्सन है उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, उसकी मान लो वो 20 साल से लेके 35 साल 40 साल तक उसको कोई काम नहीं मिला और आगे काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसको सोशल अनरेस्ट मिलेगा, उसको मानसिक संतुलन गिरेगा, उसको टेंशन बढ़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन, और उसको टेंशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म और आपका ये चैप्टर ख़त्म। मेरे ख्याल से अगर आपको इस चैप्टर में किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे मैसेज करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।